आज हम जे साई दीपक की किताब इंडिया दैट इज भारत पर एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। और ये किताब एक ऐसे विचार से शुरू होती है जो एक बार दिमाग में बैठ जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है कि 1947 में हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन शायद एक गहरी, एक मानसिक गुलामी आज भी जारी है। हमारे पास किताब के अलावा कुछ रिव्यूज़ भी हैं और हमारा मिशन है इस किताब के सबसे ज़रूरी आइडिया को समझना, जिसे लेखक कोलोनियलिटी कहते हैं। और ये कोई सिर्फ किताबी बहस नहीं है ना? ये हमारे रोजमर्रा की सोच से जुड़ी हुई बात है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प कहानी से होती है। लेखक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो बताते हैं कि जब वो सबरीमाला जैसे मामलों पर बहस कर रहे थे, तो उन्होंने गौर किया कि पारंपरिक प्रथाओं के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल हो रहे थे, रूढ़िवादी, तर्कहीन, पिछड़ा हुआ, उन्हें लगा कि ये सारे शब्द भी तो कहीं बाहर से ही आए थे। मतलब वो एक भारतीय प्रथा को बचाने के लिए जिन पैमानों पर बहस कर रहे हैं, वो पैमाने ही भारतीय नहीं है। और इसी एहसास से इस किताब का जन्म हुआ। हाँ, और यही एहसास मुझे लगता है इस किताब की नींव है। ये उन अदृश्य चश्मों को उतारने की एक कोशिश है जिनके जरिए हम अपनी ही संस्कृति, अपने इतिहास और अपने कानूनों को शायद आज तक देखते आए हैं। तो चलिए इसी चश्मे को उतारने की कोशिश करते हैं। किताब की शुरुआत में ही 3 शब्दों के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है। औपनिवेशीकरण, औपनिवेशवाद और कॉलोनियलिटी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत फर्क है। हाँ, और ये फर्क समझना ही सबसे जरूरी है। देखिए, उपनिवेशीकरण यानी कॉलोनाइजेशन, वो तो एक सीधी सादी प्रक्रिया है। कोई विदेशी ताकत आई, किसी जमीन पर कब्जा किया और वहां बस गई। ठीक है। उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, उस कब्जे को सही ठहराने वाली विचारधारा है। वो पॉलिसी जिसमें वो कहते हैं कि हम यहाँ शासन करने के लायक हैं। लेकिन कॉलोनियलिटी वो इन सब से कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं खतरनाक चीज है। वो कैसे? कॉलोनियलिटी वो मानसिकता है, वो ढांचा है जो शासकों के चले जाने के बाद भी समाज में लोगों के दिमाग में बना रहता है। ये सिर्फ जमीन पर राज करना नहीं है, ये लोगों के सोचने के तरीके पर, उनके दुनिया को देखने के नजरिए पर राज करना है। अच्छा। धीरे धीरे वो समाज खुद को उन्हीं शासकों की नजरों से देखने लगता है, अपनी हर चीज को कमतर और उनकी हर चीज को बेहतर समझने लगता है। किताब इसे बहुत सटीक ढंग से मन की गुलामी कहती है। मन की गुलामी मतलब ये उस सॉफ्टवेयर की तरह है जो हार्डवेयर यानी ब्रिटिश राज के हटने के बाद भी हमारे दिमागी सिस्टम में चलता रहता है। बिल्कुल। और शायद ये इतना गहरा है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसके शिकार हैं। एकदम। इसीलिए किताब की एक समीक्षा में डॉक्टर विक्रम संपत इसकी तुलना द मैट्रिक्स फिल्म से करते हैं। जब तक कोई आपको वो लाल गोली, रेड पिल नहीं देता, आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक नकली बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं। इस किताब के लिए कॉलोनियलिटी का कॉन्सेप्ट वही लाल गोली है। एक बार आप इसे समझ लेते हैं तो फिर आपको ये हर जगह दिखने लगती है, हमारे कानूनों में, हमारी शिक्षा में, राजनीति में, यहाँ तक कि हम इतिहास कैसे पढ़ते हैं उसमें भी। फिर इसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। ये तो बहुत गहरा विचार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मानसिकता आई कहाँ से? मुझे तो लगता था कि ये अंग्रेजों के साथ भारत आई होगी, लेकिन किताब इसकी जड़ें कहीं और बहुत पीछे ले जाती है। हाँ, और यही इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक है। इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों के आने से सदियों पहले 1492 में होती है, क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं से। 1492? जी, जिसे हम बड़े गर्व से खोज का युग या एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं। किताब का तर्क है कि वो असल में कब्जे का युग यानी एज ऑफ कॉन्कर्स था। कब्जे का युग? ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ नई जमीनें खोजने के बारे में नहीं था। इसकी गहरी जड़ें ईसाई धर्मशास्त्र और एक तरह की नस्ली श्रेष्ठता की भावना में थीं। इसका एक घोषित उद्देश्य था दुनिया के गैर ईसाई लोगों को ढूंढना, उन्हें धर्म परिवर्तित करना, उनकी जमीनों पर कब्जा करना और जरूरत पड़े तो उन्हें गुलाम बनाना। तो ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, ये आत्मा पर कब्जा करना था। सही कहा। और इसको सही ठहराने के लिए कोई आधिकारिक दस्तावेज भी था क्या? किताब में 1493 के एक पेपल बुल का जिक्र है। हाँ, इंटर कटेरा। और उसे आज पढ़ना काफी डरावना लगता है। सोचिए, एक धार्मिक दस्तावेज पूरी दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट रहा था। क्या? हाँ, मतलब ये दस्तावेज साफ साफ स्पेन और पुर्तगाल को हक दे रहा था कि जाओ और बर्बर राष्ट्रों को जीतो और उन्हें कैथोलिक बनाओ।
इसने उपनिवेश बनाने के लिए एक तरह का दैवीय अधिकार, डिवाइन राइट स्थापित कर दिया। तो वहीं से एक आलमिया मतलब ग्लोबल हायरार्की बन गई। एकदम, एक पिरामिड बन गया जिसके शिखर पर थे श्वेत, ईसाई, यूरोपीय पुरुष और बाकी सब उनसे नीचे थे, या तो बर्बर या मूर्ति पूजक या फिर ऐसे लोग जिनमें आत्मा ही नहीं है, सोललेस। और ये सोच सिर्फ कागज पर नहीं रही, ये पूरी दुनिया में फैल गई और शायद आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। बिल्कुल। यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। किताब उन शब्दों को चुनौती देती है जिन्हें हम बहुत सकारात्मक मानते हैं, जैसे आधुनिक, तर्कसंगत, मॉडर्न, रैशनल। हम तो ये शब्द रोज इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन किताब कहती है कि ये शब्द न्यूट्रल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तर्क ये है कि इन शब्दों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। आधुनिकता यानी मॉडर्निटी को यूरोपीय इतिहास और यूरोपीय सोच का पर्याय बना दिया गया। मतलब जो यूरोपीय हैं वही आधुनिक है। हाँ, वही आधुनिक है, वही तर्कसंगत है। और जो कुछ भी स्वदेशी था, जो कुछ भी स्थानीय था, चाहे वो भारत का हो, अफ्रीका का हो या लैटिन अमेरिका का, उसे पारंपरिक, अंधविश्वासी या तर्कहीन बताकर कमतर आंका गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तरक्की का एक ही रास्ता बचा, ज्यादा से ज्यादा यूरोपी बनो। अगर आप उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, उनके जैसे संस्थानों को अपनाते हैं, तो आप आधुनिक हैं। और अगर आप अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं, तो आप पिछड़े हैं, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। इसने एक ऐसा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बना दिया जहां सिर्फ यूरोपीय तरीका ही एकमात्र सही तरीका माना गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इसने हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के ज्ञान, विज्ञान, कला, उनके अनुभवों को सिरे से नकार दिया, जैसे कि उनका कोई वजूद ही ना हो। और इस सोच को जमीन पर उतारने का सबसे बड़ा औजार बनी हमारी शिक्षा प्रणाली, मैकॉले की शिक्षा नीति, जिसका मकसद काले अंग्रेज बनाना था। हाँ, किताब में नेल्सन मंडेला का भी एक हवाला है जो यही बात कहते हैं। मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हों, लेकिन जिनकी सोच, पसंद और नैतिक मूल्य अंग्रेजों जैसे हों। ये एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का तरीका था जो औपनिवेशिक शासन को सिर्फ बर्दाश्त न करे, बल्कि उसे स्वाभाविक और जरूरी भी समझे। एक दिमागी गुलामी की फैक्ट्री कह सकते हैं। ये सोच सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रही होगी। इसने तो हमारे जीने के हर तरीके पर, यहाँ तक कि हम प्रकृति को कैसे देखते हैं, उस पर भी असर डाला होगा। ये एक बहुत ही जरूरी कनेक्शन है जो किताब बनाती है। ये एक बुनियादी बदलाव को उजागर करती है। ज्यादातर स्वदेशी संस्कृतियां, खासकर भारत की धार्मिक परंपराएं, वो इंसानों को प्रकृति का हिस्सा मानती थीं। प्रकृति माँ है, देवी है, पूजनीय है, हम प्रकृति में है, उससे अलग नहीं। लेकिन औपनिवेशिक सोच ने इसे बदल दिया पूरी तरह से। जो क्रिश्चियन ड्यूअलिज्म है, जिसमें इंसान और प्रकृति को दो अलग अलग चीजें माना गया, उस सोच ने इंसानों को प्रकृति से ऊपर रख दिया। प्रकृति अब माँ नहीं रही, वो शोषण के लिए एक संसाधन, एक वस्तु, एक रिसोर्स बन गई, जिसे जीतना था, जिस पर नियंत्रण करना था। हाँ, और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज जो हम क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण के संकट की बात करते हैं, उसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं इसी मानसिकता में हैं? किताब को तर्क तो यही है। विकास की जो आधुनिक अवधारणा है, बड़े बड़े बांध, खदानें, जंगलों की कटाई, वो इसी सोच से निकली है, जहां प्रकृति को सिर्फ एक आर्थिक संसाधन माना जाता है, जिसका अंधाधुंध दोहन ही प्रगति का पैमाना है। वो जो सम्मान और संतुलन का रिश्ता था, वो टूट गया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, और यही बदलाव शायद हमारे राजनीतिक विचारों में भी आया होगा, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट का विचार। किताब इस पर भी एक बहुत ही मौलिक सवाल उठाती है, और ये विश्लेषण का शायद सबसे विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। किताब का तर्क है कि आधुनिक राष्ट्र राज्य और यहाँ तक कि धर्म निरपेक्षता भी कोई यूनिवर्सल अवधारणाएं नहीं है। अच्छा, हाँ, इनकी जड़ें एक खास यूरोपीय और ईसाई इतिहास में है। तो आप कह रही हैं कि सेक्युलरिज्म जैसा हम आज समझते हैं, वो असल में एक ईसाई बहस का नतीजा है? जी। किताब इसे प्रोटेस्टेंट सुधार और 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से जोड़ती है। यूरोप में कैथोलिक चर्च और राजाओं के बीच सदियों तक सत्ता का संघर्ष चला। मार्टिन लूथर ने 2 साम्राज्यों का सिद्धांत दिया, एक ईश्वर का आध्यात्मिक साम्राज्य जो चर्च है, और दूसरा इंसान का सांसारिक साम्राज्य यानी राज्य।
ये एक आंतरिक ईसाई बहस थी कि इन दोनों ईसाई सत्ताओं की सीमाएं क्या होंगी। इसका मतलब ये धर्म को राज्य से पूरी तरह अलग करने के बारे में नहीं था, जैसा हम अक्सर सोचते हैं। बिल्कुल नहीं। ये बहस इस बारे में थी कि चर्च की सत्ता और राजा की सत्ता की भूमिकाएं क्या होंगी, और ये दोनों ही ईसाई सत्ताएं थीं। अब सोचिए, जब आप इसी मॉडल को, जो एक खास ईसाई समस्या का समाधान था, उठाकर भारत जैसी जगह पर लागू करते हैं, जहाँ धर्म और राज्य का वैसा अलगाव कभी रहा ही नहीं, और जहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि एक पूरी जीवन पद्धति है, धर्मा है, तो ये एक बाहरी ढांचे को एक बिल्कुल अलग सामाजिक सांस्कृतिक शरीर पर थोपने जैसा है। ये एक यूरोपीय चश्मे को भारतीय आंखों पर लगाने जैसा है, जिससे नज़ारा साफ होने के बजाय और धुंधला हो जाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को समेटे तो ऐसा लगता है कि किताब ये कह रही है कि वास्तव में स्वयं होने के लिए, मतलब वास्तव में आज़ाद होने के लिए, हमें पहले उन अदृश्य ढांचों को पहचानना होगा जो आज भी हमारी सोच, हमारी संस्थाओं और हमारी भाषा को आकार देते हैं। बिल्कुल, ये डीकोलोनियलिटी के लिए एक आह्वान है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम पश्चिम से आई हर चीज को खारिज कर दें या विज्ञान और तकनीक को नकार दें। ऐसा करना भी एक तरह की प्रतिक्रियावादी सोच होगी। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सचेत होना, अपनी शर्तों पर सोचना, चीजों को परखने के लिए अपने पैमाने बनाना, न कि किसी उधार लिए गए औपनिवेशिक ढांचे का इस्तेमाल करना। ये अपनी कहानी को अपनी जुबान में अपने नजरिए से कहने की एक कोशिश है। मुझे लगता है इस पूरी चर्चा से 3 बड़े सबक निकलते हैं। बताइए। पहला और सबसे बड़ा सबक ये है कि जिन शब्दों को हम तरक्की का पैमाना मानते हैं, आधुनिक, तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष, वे असल में तटस्थ नहीं हैं। वे खास यूरोपीय इतिहास और विश्व दृष्टि के उत्पाद हैं। दूसरा ये कि औपनिवेशिक शासन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कोलोनियलिटी यानी उसकी मानसिकता हमारे सिस्टम और सोच में जिंदा है। और तीसरा कि इस मानसिकता से बाहर निकलने का रास्ता अतीत की हर चीज को आंख बंद करके अपनाना नहीं है, बल्कि अपनी परंपराओं और ज्ञान को एक नए आत्मविश्वास से भरे नजरिए से समझना और आज के लिए प्रासंगिक बनाना है। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर प्रगति, विकास और न्याय के लिए हम जिन शब्दों और विचारों का उपयोग करते हैं, जैसे आधुनिक, विकसित, धर्मनिरपेक्ष, उनका एक छुपा हुआ औपनिवेशिक इतिहास है जो शायद हमारी जरूरतों के हिसाब से बना ही नहीं था, तो फिर अपने लिए एक सही मायने में अलग और ऑथेंटिक भविष्य की कल्पना करने के लिए हमें किन नए शब्दों और विचारों को गढ़ने की जरूरत पड़ सकती है?